गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हम बेसिकली पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ चुके थे, मेल गैमेटोफाइट के बारे में, क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। नाउ जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली हम स्टडी करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज अ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जो बेसिकली हमारा ये वाला प्रोसेस है। हम इस माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस में समझेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है पोलन ग्रेन की। डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के बाद कौन कौन सा प्रोसेस होता है और कौन सा प्रोसेस इसको इनिशिएट करता है, उसके बाद कैसे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो जो आप अपनी स्लाइड पे अगर देख रहे हैं तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस है, सबसे पहले बेसिकली क्या होगा, इसमें तीन मेन इवेंट होते हैं। फर्स्ट, पोटेंशियल पोलन और पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पीएमसी भी कहते हैं। तो पीएमसी बेसिकली क्या करेगा, पीएमसी इनिशिएट करेगा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड को। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे होते हैं। दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनके अंदर तीन सेल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। उस माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो पोलन ग्रेन का होता है। तो सबसे पहले अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है पीएमसी सेल। पीएमसी सेल के बाद बेसिकली क्या होगा, आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होगा, जो कि बेसिकली ये है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हर एक पोलन ग्रेन में आपको पर्टिकुलर मिलेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक पोलन ग्रेन में ये तीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। अब हम नीचे से पढ़ते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस इनको इनिशिएट करता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल एक हार्मोन रिलीज करेगा, एक मैसेज रिलीज करेगा टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बेसिकली फिर क्या होगा, फिर उसके बाद सेल ऑफ स्पोरेंजियन टिश्यू बेसिकली एक्टिव हो जाएगी। जब वो एक्टिव हो जाएगी तो बेसिकली वो क्या करेगी, वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड को प्रोड्यूस करेगी। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके बाद बेसिकली क्या होगा, फोर सेल ऑफ हैप्लॉइड बेसिकली बनेंगे, और ये फोर सेल ऑफ हैप्लॉइड आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के बेसिकली क्या बनाएंगे, एंथर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियस प्रोसेस। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोसेस के बाद बेसिकली क्या होता है, ये एंथर डिहाइड्रेट होना चालू हो जाते हैं ताकि ये इजिली ब्रेकआउट होके एनवायरमेंट में रिलीज हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोसिएशन। और डिहाइज्ड, और डिहाइज के बाद बेसिकली क्या होता है, टेट्रा सेल सेपरेट्स हो जाते हैं और अलग अलग फॉर्मेशन करके वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। दिस इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ना स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, साइज की, इनके कलर की, इनका इतना वेरिएशन। हर एक पोलन ग्रेन एक दूसरे में वेरिएट होता है, चाहे वो सेम स्पीशीज का ही क्यों ना हो। और अगर डिफरेंट स्पीशीज का तो उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर, उनका कलर, हर एक चीज अलग होती है, हर एक चीज में वेरिएशन होता है। ठीक है, क्यों वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। माइक्रोस्पोरेंजियस के दौरान, प्रोसेस के दौरान इनमें वेरिएशन आता है, जिसके थ्रू ये आने वाली न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट में भी वेरिएशन आती है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कितने सारे टाइप के पोलन ग्रेन है। दिस इज दी माइक्रोस्पोरिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं लिया गया, इसका जो बेसिकली इसका डायग्राम कैप्चर किया गया है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्यों लिया गया है, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू मिल सकता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप कभी हमें कलर के बारे में, इस चीज के बारे में नहीं बताता। ओनली अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप। तो आप देखिए इस डायग्राम में कि कितने सारे कलर की वैरायटी में, साइज की वैरायटी में, इतने ब्यूटीफुल टाइप के ये सारे पोलन ग्रेन हैं जो अलग अलग वैरायटी पे नजर आ रहे हैं। तो पोलन ग्रेन अलग अलग वेरिएशन के तौर पे मिलते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट कहता है साइज, शेप, कलर, डिजाइन डिफरेंट स्पीशीज। यानी साइज, शेप, कलर जो भी होगा वो हर एक स्पीशीज में डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बेसिकली सेम होंगे। एक ही फ्लावर में अगर 10 एंथर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उन 10 के 10 एंथर का जो बेसिकली साइज हो सकता है वो एक दूसरे में वेरिड कर सकता है, बिकॉज दे हैव एग्जिबिट अ वेरिएशन। तो पोलन ग्रेन हैव मैनी वेरिएशन। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप खुद कीजिएगा
किसी भी फ्लावर के किसी भी फ्लावर को आप तोड़िए, तोड़ने के बाद उसके ऊपर एंथर के ऊपर अपना हाथ लगाइए। अगर हिबिस्कस प्लांट है या फिर हिबिस्कस का फ्लावर है तो इट इज बेटर। जब आप उस पर हाथ लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके हैंड पे येलोइश स्टिकी पाउडर चिपक गया है आपके हाथ में। ठीक है, वो जो येलो स्टिकी पाउडर होगा वो आपका पोलन ग्रेन है। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत स्टिकी होते हैं। स्टिकी होने का रीजन ये होता है पोलन ग्रेन का, क्योंकि पोलन ग्रेन जब स्टीमर के ऊपर लाई करेंगे तो उनको ईजिली स्टिकी होना है। स्टिकी मतलब जो ईजिली चिपक जाए। अगर स्टिकी नहीं होंगे तो हल्के फुल्के एनवायरमेंट या विंड से या फिर एयर से ये ब्लो आउट हो सकते हैं, तो दैट इज वाई दे आर स्टिकी। तो जब आप अपना हैंड टच करेंगे उस फ्लावर के ऊपर तो आपके हैंड के ऊपर स्मॉल स्मॉल से पाउडरी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो पाउडरी सब्सटेंस होता है ये ही एंथर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप टच करते हो तो वो एंथर ब्रेकआउट हो जाता है, और एंथर के ब्रेकआउट होने से उसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं जो कि पोलन ग्रेन है, और वो आपके हैंड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन के साइज की बात करें तो पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज है पोलन ग्रेन के साइज की वो होता है 25 to 30 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है? 25 to 30 माइक्रोमीटर, इसको सिंपल वे में समझते हैं माइक्रोमीटर को क्या होता है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 to the power 4। कैसे? सेंटीमीटर को अगर मैं माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करूं तो एक माइक्रोमीटर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10,000 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब आप सोचिए कि अगर 10,000 सेंटीमीटर का एक पार्ट, मतलब एक सेंटीमीटर में 10,000वां हिस्सा जो होता है वो माइक्रोमीटर होता है। और पोलैंगिन का साइज कितना होता है? 25 to 30 माइक्रोमीटर। अब आप उसको उसमें से इंटू कर लीजिए, वो इतने सेंटीमीटर होगा, सॉरी वो इतने माइक्रोमीटर होगा। तो इतना स्मॉल उनका साइज होता है, 25 to 30 माइक्रोमीटर। नाउ क्लास, जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पोरोपोलिन। नीट में, एम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोरोलोलिन का आता है। स्पोरोपोलिन जो बेसिकली होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दी स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च करी है, स्पोरोपोलिन के ऊपर काफी सारे फॉसिल फ्यूल इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। डिपॉजिट क्यों होते हैं? कभी डिग्रेड नहीं होता। ये हाईली एसिडिक होता है, हाईली प्रिजर्वेटिव होता है, और हाई एल्कनिटी में होता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से पोलोलोनिन बहुत मजबूत बनता है। हम इस पोलोलोनिन का अलग से एक डायग्राम देखेंगे और उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ना सेकंड जो पॉइंट है उसको वो पॉइंट है क्रायो प्रिजर्वेशन। एक्चुअली आपने एक चीज सुनी होगी कि पोलन ग्रेन जो बेसिकली होते हैं उनको स्टोर करना चाहिए, उनको स्टोर किया जाता है। जिस तरीके से सीड बैंक होते हैं उसी तरीके से पोलन बैंक भी होते हैं। हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जर्म रिसोर्सेज। वो बेसिकली पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखती है। उनकी लेबोरेटरी बहुत बड़ी है, और इनको स्टोर करने का जो तरीका होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे हमें इनको प्रिजर्व करना होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, हम पोलन ग्रेन को ही प्रिजर्व नहीं करते। आपने एकदम सुना होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके थ्रू हम किसी भी ह्यूमन के एग को, ह्यूमन के स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं इस टेम्परेचर पे। इसमें किसी भी स्पर्म की या फिर पोलन ग्रेन की विएबिलिटी खत्म नहीं होती। अभी विएबिलिटी क्या होती है? विएबिलिटी इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, कि वो कब तक एक्टिव रहता है। तो जब तक वो एक्टिव रहेगा तब तक वो जर्मिनेट कर पाएगा, तब तक वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड दी विएबिलिटी। तो इस विएबिलिटी को प्रिजर्व कर अगर आपको करना है तो आपको एक टेक्निक चाहिए जो है क्रायो प्रिजर्वेशन। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, 196 डिग्री पे उसको प्रिजर्व करते हैं। -196 का मतलब हो गया कि बर्फ से भी ठंडा। अब ये बर्फ से ठंडा सब्सटेंस ऐसा कौन सा है? तो आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करने का मोटिव क्या है पोलन ग्रेन को? देखिए, आपको एक चीज अच्छे से पता है कि जितने भी एनिमल है, प्लांट है, उनकी स्पीशीज खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इन सब की वजह से ये सारी चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे। लेकिन इनको हमें बचाना है, तो हम बेसिकली क्या करें?
सपोज करो कोई एक ऐसा डिजास्टर आ जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, सारे के सारे प्लांट खत्म हो जाए, तो वहां प्लांट उगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये सीड पहले से ही मौजूद होंगे और ये सीड पहले से ही हमने प्रिजर्व करके रखे होंगे, तो इन पोलन ग्रेन को और इन सीड को हम इमर्ज करके सोइल में इजिली पॉलिनेशन कर सकते हैं और उस पॉइंट पर, उस प्लेस पे हम न्यू प्लांट की स्पीशीज ग्रो कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन इज द मेन मोटिव, दैट इज वाई पोलन ग्रेन विल बी प्रिजर्व। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पोलन फूड न्यूट्रिशन वैल्यू। इसके अलावा पोलन ग्रेन के बारे में अगर और चीज़ बताऊं तो पोलन ग्रेन का यूज़ बहुत टाइप से होता है। सिरप बनाने में पोलन ग्रेन का यूज़ होता है। बी सिरप बनाने में, बी सिरप मतलब कि जैसे बीज जो होती है वो शहद बनाती है, उनके थ्रू और पोलन ग्रेन को मिक्स करके हम बेसिकली बी बनाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कुछ लोग, पोलन ग्रेन काफी हाई एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एथलीट जो होते हैं, जो हॉर्स राइडर होते हैं, वो हमेशा डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है एक कुछ ऐसा सब्सटेंस लेना, केमिकल, जिससे उनकी एनर्जी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाए। अगर उनकी एनर्जी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी तो होगा क्या, वो इजीली अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और जीत जाएंगे। तो पोलन ग्रेन में यही कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत हाई एनर्जेटिक होता है, तो लोग इसका कंजप्शन करते हैं, इसको खाते हैं ताकि एनर्जी बनी रहे। सेकंड, पोलन ग्रेन के जहाँ यूजफुल है, यूजफुल भी है पोलन ग्रेन, वही ये नुकसान भी होता है किसी ह्यूमन के लिए, किसी एनिमल के। रीजन क्या होता है कि पोलन ग्रेन बहुत एलर्जेटिक होते हैं और ये ब्रोंकाइल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रोंकाइल इन्फेक्शन, जो हमारे लंग्स में ब्रोंकाइल होते हैं उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनसे इन्फेक्शन हो जाता है पोलन ग्रेन से। और सेकंड चीज, एलर्जी हो जाती है। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अगर वो पोलन ग्रेन, अगर वो एलर्जेटिक है पोलन ग्रेन से, तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। तो पोलन ग्रेन हमारे लिए एडवांटेजेस भी है एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी है। सेकंड पॉइंट जो बेसिकली है वो है विएबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन, कि विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, कि कब तक वो एक्टिव रहते हैं पोलन ग्रेन। सपोज करो एक प्लांट से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, तो वो कब तक एक्टिव रहेंगे, यानी कितने टाइम तक वो स्टिग्मा के ऊपर लाई करके जर्मिनेट कर देंगे फ्लावर को और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो विएबिलिटी मीन्स होता है कैपेसिटी टू जर्मिनेट और कैपेसिटी टू फर्टाइल। कैपेसिटी टू फर्टाइल, इसको हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी कैपेसिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी कैपेसिटी कितनी और कब तक होती है, ठीक है। तो यही है पोलन ग्रेन की विएबिलिटी। पोलन ग्रेन की विएबिलिटी से मतलब है कि पोलन ग्रेन की फर्टिलिटी कब तक रहती है। कुछ पोलन ग्रेन बेसिकली ऐसे होते हैं जो बेसिकली रिलीज होने के बाद, एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बाद 30 मिनट तक जिंदा रह पाते हैं, विएबल रह पाते हैं। अगर वो 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा के ऊपर लाई कर जाए तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिकली विएबल कैपेसिटी होगी, विएबल कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी। विएबिलिटी खत्म कैसे होती है, इसके ऊपर दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर, जो वो बेसिकली ये लिखा हुआ है। जो पहला होता है वो होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोलन ग्रेन रिलीज तब होते हैं जब वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट मतलब उनमें बिल्कुल भी वेट या पानी नहीं होता। तो वेट और पानी ना होने से वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इजिली रिलीज आउट हो जाएगी। तो अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, नमी है एनवायरनमेंट में, और टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो ये इजिली विएबल रहेंगे, ठीक है। बट कुछ पोलन ग्रेन की कैपेसिटी होती है कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छा होने पर भी वो केवल 30 मिनट्स तक रह सकते हैं। एग्जाम्पल, राइस एंड वीट जो पर्टिकुलर है वो 30 मिनट तक विएबल रहते हैं रिलीज होने के बाद। और सोलेनेसी, रोजिएसी एंड लेगुमिनेसी के जो भी प्लांट होते हैं वो एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक भी एक्टिव रहते हैं। सोलेनेसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पोटैटो एंड ब्रिंजल। अगर उनका पोलन ग्रेन है तो वो बेसिकली एक एक महीने, एक एक हफ्ते तक जिंदा रह पाते हैं। तो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड दी नॉलेज ऑफ अबाउट द पोलन ग्रेन। एक चीज और है इस टॉपिक में बच्चों, कि पोलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। अगर आप पोलन ग्रेन की स्टडी करते हो तो उस स्टडी को हम बोलेंगे पैलिनोलॉजी, और अगर आप इस पे रिसर्च कर रहे हो तो उस साइंटिस्ट को हम बोलेंगे पैलिनोलॉजिस्ट। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ रिसर्च। नाउ स्टूडेंट, जो हम अब बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की। हमने पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं,
पोलन ग्रेन के क्या एडवांटेजेस है, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप दो चीज़ें याद रखिएगा। पोलन ग्रेन में दो मेन लेयर होती है। फर्स्ट जो लेयर होती है आउटर लेयर, उसको हम बोलते हैं एक्साइन, जो बेसिकली ये है आपका। इनर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि बेसिकली डिवाइड होता है, एंड दी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि उसका डीएनए है प्लांट का। ठीक है। अब बेसिकली हम एक करके पढ़ते हैं इनका यूज क्या होता है। अगर आप ये तीनों डायग्राम देखें तो फर्स्ट वाला डायग्राम में आपको पर्टिकुलर दिखा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। और इस आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम है एक्साइन। द पोलन ग्रेन वॉल इज एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन बेसिकली क्या होता है, थिक हार्ड ऑर्नामेंटल मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्पोरोपोलिन इतना हार्ड सब्सटेंस होता है कि ये रेजिस्टेंस होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, किसी भी हाई टेम्परेचर के लिए, किसी भी एसिड के लिए, किसी भी एल्कलाइन मैटर के लिए। इतना हार्ड सब्सटेंस होता है कि अभी तक कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंस हमें नहीं मिला जो इसको तोड़ पाए या इसको ब्रेकआउट कर पाए। इसी स्पोरोपोलिन की वजह से हम फॉसिल फ्यूल की स्टडी कर पाते हैं। क्यों? सपोज कीजिए कोई पोलन ग्रेन है, उसका जो एक्साइन है वो बहुत हार्ड होता ही है। तो बेसिकली क्या होगा, वो काफी लंबे समय तक जी सकता है। अगर उसकी विएबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो तो होगा क्या कि वो जितने साल तक जिएगा, सपोज करो उसकी वेबल कैपेसिटी ज्यादा हो या ना हो, उस पर कोई मैटर नहीं करता, बस स्पोरोपोलिन लेयर होनी चाहिए। तो स्पोरोपोलिन क्या करेगा, अगर वो लंबे समय तक उसको लंबे समय तक पोलन ग्रेन को रिटेन करके रखेगा, तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में जो भी केमिकल होंगे वो स्पोरोपोलिन पे एकदम डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, स्पोरोपोलिन की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और देखते हैं कि इतने साल पहले कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ था, तो उसके बेस पे ये स्टडी कर पाते हैं। और उस स्टडी को हम बेसिकली कहते हैं फॉसिल स्टडी। और फॉसिल आपको पता ही है किसकी स्टडी होती है, आप चैप्टर नंबर 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 9 में फॉसिल की इवोल्यूशन में। तो फॉसिल इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो उस पोरोपोलिन से हमें फॉसिल की स्टडी के बारे में पता चलता है। नाउ अब बेसिकली क्या होगा, अगर आप सेकंड डायग्राम देखें तो सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जर्मिनल फरो, जिसमें तीन टाइप की लेयर है। फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड। ये जर्मिनल फरो बेसिकली क्या करता है, ये एक्साइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये देखिए इस तीन पार्ट में, ये ऊपर वाला, ये साइड में दूसरा, ये तीसरा। अब बेसिकली जब इसको डिवाइड कर देगा तो क्या होगा, इसमें एक न्यू सेल इमर्ज होते हैं, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। इंटाइन के बाद या फिर एक्साइन और इंटाइन के बीच में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर का बेसिकली काम क्या होता है, सर्कुलर अपर्चर इन एक्साइन, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंटाइन और एक्साइन के बीच की जो लेयर है, लेकिन अटैच किससे, ये एक्साइन से। तो इसमें स्पोरोपोलिन नहीं होता है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को इमर्ज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोलन ट्यूब कहाँ से इमर्ज होती है, जर्म पोर से। नाउ द लास्ट लेयर इज द इनर वॉल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन बेसिकली क्या होती है, अ थिन कॉन्टिन्यूस लेयर मेड ऑफ अ सेलुलोज और पैक्टिन। तो सेलुलोज और पैक्टिन की जो लेयर बनी है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, और जो स्पोरोपोलिन की बनी है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन इंटाइन के बीच में जो लेयर है उसको बोलेंगे जर्म पोर। जर्म पोर का मेन जो रोल है वो है पोलन ट्यूब को इमर्ज करना। तो बेसिकली ये हम पढ़ चुके हैं एक्साइन इंटाइन के बारे में। अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख रहे हो तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि इसमें तीन मेन लेयर है। फर्स्ट जो लेयर है जो ब्राउनिश कलर की है वो है हमारा फैटी सब्सटेंस। सेकंड जो लेयर है वो है स्पोरोपोलिन जो येलो कलर में है, और इंटाइन इस ग्रीन कलर में जो सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ है। अगर आप डायग्राम ए देखें तो उसमें आप देखेंगे सेंटर में कि कैविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बी के अंदर कैविटी वो कम हो गई है। वो कम क्यों हो गई, अगर आप डायग्राम बी देखें क्लियरली तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक फॉर्मेशन हुआ एक स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। इस पोलन किट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पोलन किट का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, कुछ पोलिनेशन ऐसे ऐसे होते हैं जो विंड से, वाटर से और ह्यूमन से हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन इज डन बाय द इंसेक्ट। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बीज का। तो क्या होता है, जब ये इंसेक्ट और बीज यहाँ पे लाई करते हैं तो एंथर एक स्ट्रैटेजी अपनाता है, स्टैमन एक स्ट्रैटेजी अपनाता है, वो पोलन ग्रेन को कन्वर्ट कर देता है पोलन किट में, ताकि छोटे छोटे पोलन जो है और जो फैटी सब्सटेंस है वो उनके लैब पे डिपॉजिट हो जाए, और डिपॉजिट होने के बाद वो इजिली दूसरे जब प्लांट के ऊपर जाए तो वो प्लांट जल्दी से जर्मिनेट कर जाए और पॉलिनेशन कंप्लीट कर ले।